माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड, इट इज अ फायर टू बी इग्निटेड। यानी कि दिमाग एक बर्तन नहीं जिसे भरा जाए, ये तो एक आग है जिसे भड़काया जाए। वॉक इन इंटरव्यू बंसल क्लासेस कोटा। तो पहली बार बंसल क्लासेस कोटा का एक इंटरव्यू निकला 2007 में। तो मैंने वो कटिंग देखी और कटिंग देख करके सबसे पहले अप्लाई कर दिया। जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है आप उसको बार बार करिए, उसी से तो रिजल्ट आएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को कम टाइम में करना। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे मेथड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के कि अगर कोई बंदा उसका आंसर 5 मिनट में निकालता है तो मेरा स्टूडेंट उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर देता है। कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जगह भी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, इसलिए लास्ट मोमेंट तक बने रही। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के एक और नए सेशन में। और आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि एवी सर हैं, अमित वर्मा सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन नीट डिवीज़न। तो सर के साथ काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि एक पॉडकास्ट वगैरह लेके आएँ। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और सर से पढ़ भी रहे होंगे। और सर का कहानी सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपके मन में होगा कि सर का कहानी सुने, हम एक बार सर के बारे में जानें। तो आज आपके सामने सर की कहानी आने वाली है। तो आइए चलते हैं सर के पास और सर से जानते हैं उनकी क्या रही लाइफ की जर्नी। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और सर तो पॉडकास्ट का हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी टीचर्स हैं उनके बारे में और जानना, और जो भी उनकी स्टोरीज़ वगैरह है वो बच्चों तक पहुँचाना। तो जिसमें काफ़ी मन था मेरा कि आपके साथ भी मैं एक पॉडकास्ट वगैरह करूं। जब ऐसे मैं ओरिएंटेशन सेशन वगैरह में जाता हूं मोशन का, तो कई बार आपको देखता है, आपकी बातें सुनता हूं, देखा है मैंने कई बार आपको, और आपकी शेरो शायरिया मतलब कि नेक्स्ट लेवल निकलती है सर। तो स्टार्टिंग से सर मैं पूरा जानना चाहूँगा। तो कंप्लीट ये कोई स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं है, ये एकदम रैंडम आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा और रैंडम ही सारी चीज़ें चलेंगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल नेचुरल वे में ही हर चीज़ का जवाब दूं, और एक एक बात जो मैंने मतलब महसूस की है और जो सफ़र मेरा यहाँ तक जैसा हुआ है वो बताऊं, ताकि बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करे। राइट सर। तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सर, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से आता हूं, और वहाँ पे एक जगह है सहारनपुर, लकड़ी के लिए बड़ा फेमस है, लकड़ी के काम के लिए। और उसके पास में एक जगह है गंगो, वो गंगो मेरा कस्बा है। तो मैं बेसिकली गंगो से आता हूँ, और वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक जो भी एजुकेशन थी कंप्लीट की। और मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। तो जो बच्चे कहते हैं यार कि हाई फाई बैकग्राउंड होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, या इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं होती। सब चीज़ें सब तरीके से हो सकती हैं। फिर वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एचआर इंटर कॉलेज गंगो से, और उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेजुएशन है सहारनपुर से ही किया, बीएससी एमएससी। और फिर उसके बाद जो है मैं 2007 में कोटा आया। और ये मेरी लाइफ का एक कमाल का पॉइंट था। पढ़ाता मुझसे पहले भी था, लेकिन मेरे मन में ये था यार कि कुछ नया किया जाए। जैसे कोटा का इतना चार्म है, मेरा फ्रेंड कोटा कोचिंग आकर के गया था, तो मेरा मन करता था मैं भी यहाँ पढ़ूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि तुम यहाँ पढ़ो नहीं बल्कि तुम तो यहाँ पढ़ाओ। अच्छा, घर की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो पापा कहते थे यार देखो इंजीनियर नहीं बन सके तो क्या हुआ, इंजीनियर बना देना। ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप कि घर में खर्चा नहीं होता। मेरे सारे बैचमेट्स उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उन लोगों ने ले लिया, लेकिन क्या मेरी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी ना होने के कारण मेरे फादर ने मुझसे कहा बेटा कोई बात नहीं, इंजीनियर बन नहीं सके तो इंजीनियर बना देना, अध्यापन चुनो, अध्यापक बनो, हो सकता है एक टीचर जो है ये काम कर सके और तुम लोगों के काम आ सको। तो इसलिए मैंने क्या किया, टीचिंग की तरफ मेरा जुनून बढ़ा और मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाता मैं शुरू से ही था, मतलब मैं ग्रेजुएशन से ही ट्यूशन्स पढ़ाता था। 9 की 9 बुक्स में फिजिक्स की बीएससी में ही पढ़ा देता था, और फिर मैंने एमएससी में भी पढ़ते पढ़ते खूब पढ़ाया। और जब मैं डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुआ, मैंने अपने घर में ही घर के ही डिग्री कॉलेज में स्टार्टिंग की। मतलब जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया तो उसी साल मेरी जॉब लग गई, और मैंने अपने घर में ही डिग्री कॉलेज वहाँ पे खुला हुआ था, पूरनमल रामलाल डिग्री कॉलेज, वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मन में लगता था यार कुछ और किया जाए, कुछ बढ़िया किया जाए। ठीक है, ये सब तो एक्सपर्टीज़ हो ही रही थी, वहाँ पे सब अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तो लाइब्रेरी में मैंने एक अखबार देखा,
अखबार के टुकड़े पे एक वॉक इन इंटरव्यू का एक कॉलम था और उसमें लिखा था कि द माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड, माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड, इट इज अ फायर टू बी इग्निटेड। यानी कि दिमाग एक बर्तन नहीं जिसे भरा जाए, ये तो एक आग है जिसे भड़काया जाए। वॉक इन इंटरव्यू बंसल क्लासेस कोटा। तो पहली बार बंसल क्लासेस कोटा का एक इंटरव्यू निकला 2007 में। तो मैंने वो कटिंग देखी और कटिंग देख करके सबसे पहले अप्लाई कर दिया कि यार मैं तो जो है बंसल क्लासेस कोटा में इंटरव्यू देने जाऊंगा और मैं अपना कैरियर वहां से स्टार्ट करूँ। उस समय कहाँ थे सर आप? मैं उस समय गंगो के पूरनमल रामलाल डिग्री कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर था। अच्छा, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा? मैंने न्यूज़पेपर में देखा और ये 2007 की बात है। 2006 में मैंने एमएससी कंप्लीट किया और मेरी पीएचडी की तैयारी चल ही रही थी, क्योंकि ऑब्वियस एक प्रोसेस होता है पीएचडी करना, नेट करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो तो करेंगे, लेकिन क्यों ना इस तरफ हाथ आजमाया जाए। तो मैंने मूव ऑन किया 2007 में कोटा राजस्थान की ओर। ये एक स्टार्टिंग थी मेरी वहां से निकलने की। और किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, चलिए तो सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैंने कहा एक बार घर से निकलते तो हैं, क्या पता कुछ रास्ते मिल जाएं, क्योंकि यहाँ तो सब सेटलमेंट था ही। तो मैंने इसलिए क्या किया, डिटर्मिनेशन करी, फैमिली को समझाया भाई मुझे जाने दो। हालांकि मैं घर में अकेला ही लड़का हूँ, है ना, मेरे बड़े भाई चल नहीं पाते हैं, उनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मध्यम वर्गीय क्या मैं कहूँगा। उस समय तो हमारी स्थिति थोड़ी सी डाउन थी, फाइनेंशियल थोड़े क्राइसिस थे, पापा को बिजनेस के लॉसेस थे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अपन तो चलते हैं, कुछ करके देखते हैं। तो मैंने 2007 में बंसल क्लासेस का रुख किया। तो मैं यहाँ पे आया 26, मुझे आज भी याद है, 18 फरवरी 2007 में मेरा इंटरव्यू था बंसल क्लासेस कोटा में। राइट सर। तो कैसा था सर उसमें माहौल जब आप बंसल में आए? तो लाइक बंसल सर से आप मिले क्या? हाँ बिल्कुल मिला। हम लोग उस समय पहली बार इतना बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ, बड़े अच्छे लेवल का मास में रिक्रूटमेंट था। और उस बार उन्होंने यूथ टीम को फाइनलाइज किया। तो उसमें मेरे साथी बहुत सारे लोग जो आज के समय में कोटा के अंदर बड़े बड़ी पोस्ट पे हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो। इवन एनवी सर और हम लोग उस समय साथ ही थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और बंसल सर के साथ काम करना, उस सिस्टम में काम करना, मतलब अपने आप में बहुत सारी लर्निंग थी हम लोगों के लिए। कमाल के इंटेलेक्ट था बच्चों का। मतलब या तो वहाँ दो ही ऑप्शन होते थे, या तो आप सरवाइव करोगे या वो आपको बाहर फेंक देंगे। तो इतनी मेहनत की कि हम सरवाइव कर गए, और सरवाइव कर गए तो फिर अमर हो गए। अमर हो गए मतलब हमने बहुत सीखा। 18 घंटे मैंने पढ़ाई की बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि मैं पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाता था। मुझे पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने उससे पहले भी अपने लोकल कोचिंग में दिए थे। लेकिन जब मैं यहाँ के मैंने काम किया तो मुझे लगा नहीं यार, यहाँ तो कोटा सिस्टम में तो बहुत कुछ सीखने के लिए। तो उस समय का कोटा सिस्टम में क्या था सर उस समय? आज के हिसाब से क्या अलग था उस समय? उस समय कोटा सिस्टम में सबसे खास बात ये थी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनको एक बहुत अलग तरह की झील होती थी। मतलब मैं ये कहूँगा कि मतलब वो ऐसे सोचते थे यार करो या मरो, यार मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, कोई प्लान बी नहीं होता था, उनके पास प्लान ए ही होता था। और मतलब उन लोगों को ये लगता था यार मुझे तो हर हाल में सक्सेसफुल होना ही है। और वो पहले ऑलरेडी कोचिंग का एंट्रेंस क्लियर करके आते थे। मतलब जिस बच्चे को हम पढ़ाते थे वो बच्चा ऑलरेडी इस कोचिंग के लिए एंट्रेंस दे करके आता था। मैं अभी कुछ दिन पहले ही विजय सर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो भी अपनी ऐसी बात बता रहे थे कि पहले बंसल में कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था और उस टेस्ट की भी कोचिंग अलग से होती थी। एग्जैक्टली, घर क्लासेस यहाँ चलती थी। पहले बच्चा उसका क्या करता था, एंट्रेंस देता था, फिर उसके एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद उसको कोचिंग में एडमिशन मिलता था। आप सोचिए ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते थे, और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती थी। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज प्लान। मतलब उसमें ये होता था कि अगर आपने जरा सी चूक कर दी अपनी टीचिंग में तो इसका मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत परफेक्शन लेवल पे जाना होता था और बहुत परफेक्शन लेवल पे पढ़ाना होता था। राइट सर। तो फिर उसके बाद बंसल के बाद से सर क्या रहा सफ़र? बंसल क्लासेस के बाद फिर लाइफ में एक यू टर्न आया। एनवी सर, नितिन विजय सर मेरे बॉस भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं। हम लोगों ने बंसल में साथ ही शुरू किया था। फिर मैंने 2009 में ज्वाइन किया मोशन एजुकेशन। 2009 सितंबर में मैंने मोशन एजुकेशन ज्वाइन किया, और मोशन एजुकेशन में एनवी सर के साथ लग गए इस ड्रीम के साथ कि यार कोशिश करते हैं एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट भी जो अपने मन के ड्रीम को लेकर के आया है वो भी उसको सक्सेस को पा सके। एक बहुत बड़ा रिसर्च मटेरियल कैसे डिज़ाइन करना है,
हमने बच्चों को विश्वास दिलाया कि आपको बता दो, जब हम लोगों ने मोशन 2009 की मैं बात करूँ तो हमारा एक लोगो, फेमस लोगो हुआ करता था, मोशन वेयर द फेथ काउंट्स द सक्सेस, मोशन वेयर द फेथ काउंट्स द सक्सेस। यानी कि हम कहते थे भाई अगर आस्था है तो बंद द्वार में रास्ता है, तुम विश्वास करके देखो, हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे और तुम्हें हम सिलेक्ट कराएंगे। और हमने मतलब टॉपर्स को तो सिलेक्ट कराया ही, उसके साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी, एवरेज स्टूडेंट्स को भी हम लोगों ने सिलेक्ट कराया। राइट सर। तो सर आप उसके बाद इतने साल आप सर अपने मोशन में पढ़ाया, तो कैसी ग्रोथ देखी आपने सर मोशन की बीते सालों में? हमारी जो ग्रोथ थी वो ये थी कि हम एक ग्रोइंग सिस्टम थे। हम लोगों ने रूट लेवल पे काम किया। फिर उसके बाद सर नीट डिवीजन का कैसे रहा सर आप? फिर क्या हुआ कि चूंकि मैं आईआईटी में पढ़ाता था, मैं और एनवी सर साथ ही पढ़ाते थे। उसके बाद जब हम लोग 2016 के आसपास की बात है, 2016 में हमने मोशन नीट डिवीज़न की फाउंडेशन रखी और मुझे नीट संभालने का मौका दिया गया, तो मैंने नीट को चलाने की कोशिश की। और फिर मैंने एक नई चीज़ महसूस की नीट वाले बच्चे के लिए, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर भी हूँ, तो मुझे लगा नीट का पेपर तो आसान होता है, बस वहाँ फ़र्क होता है टाइमिंग का। अगर टाइम प्रॉपर बच्चा यूटिलाइज कर पाए, स्ट्रैटेजिकली चले, तो काम हो सकता है। और ख़ासतौर से फिजिक्स उसकी अच्छी हो जाए तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट फिजिक्स का ही अटकता है। तो हमने सोचा कि यार उसको फिजिक्स पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ऑप्ट करके उस बच्चे की फिजिक्स पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मोशन को फिजिक्स के लिए भी खास तौर से जाना जाता था एनवी सर की वजह से। तो हम लोगों ने फिजिक्स का काम किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने ऑप्ट की, और फिर नीट डिवीज़न को हम लोगों ने बच्चों के लिए जब आगे बढ़ाया। शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रगल हुई हम लोगों को, लेकिन हमने आज आकर के नीट को बहुत बढ़िया लेवल पे इस्टेब्लिश कर दिया है। हमारे साथ बहुत बढ़िया कोटा की बड़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसके अंदर जुड़ चुकी है, और अब हम लोग एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स देखो आप, 705 नव्या पिछले साल जो रिजल्ट आया, उस लड़की ने कोटा के अंदर गर्ल्स कैटेगरी में परचम लहराया, जबकि मोशन को नीट डिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता था। मोशन तो आईआईटी करते थे, लेकिन मोशन नीट डिवीज़न ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। आज हमारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, बच्चों का हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट है, और हम लोग कमाल का काम कर रहे हैं। राइट सर। सर अभी के समय में जो भी न्यूज़ेस वगैरह आपने सुनी होगी, लोगों को पता ही है किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो सर आपको क्या लगता है कि आज के दिन में कोटा में बच्चे किस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हैं, या क्या उनकी मेन समस्या है उनको कोटा में जो है बच्चे? मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं बच्चों के बहुत टच में रहता हूँ। मेरा मतलब उनके साथ एक फादरली रिलेशनशिप रहता है। मेरा ये मानना है कि यार थोड़ा मीडिया हाइप ज़्यादा दे देता है। हाँ, और फिर दूसरा लोगों की अंडरस्टैंडिंग। कागज पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई। भाई कागज़ पर लिखी गज़ल, गज़ल तो हम जानते ही हैं, गज़ल होते हैं, गज़ल में शेर होते हैं, कि कागज़ पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई, चर्चा था शहर में बकरी शेर खा गई। अरे भाई बकरी ने शेर, कौन से शेर खाए? असली शेर थोड़ी खाए, उसे तो गज़ल पे लिखे हुए शेर खाए ना। लेकिन लोगों ने समझा कि बकरी ने शेर खा लिया। तो बेसिकली होता क्या है, न्यूज़ कुछ और होती है, प्रोपेगेट कुछ और होती है। अगर अपन फैक्ट और फिगर की बात करें तो ऐसा कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन कोटा में नहीं है जिसको इतनी हाइप क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। एक दो बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंटल गाइडेंस की वजह से, आसपास के रहन सहन के माहौल की वजह से परेशान होते हैं। इसमें कोचिंग का कोई रोल नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, क्योंकि कोचिंग में तो हम बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। कोचिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी भी तरह की। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। उसको जो स्ट्रेस आता है वो थोड़ा सा पेरेंटल इश्यूज़ की वजह से, और चूंकि हम टीनेजर्स हैं तो हल्का सा ब्रेकअप्स एंड और इस तरह से वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, तो वो इस वजह से थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। वरना कोटा में मोशन सिस्टम तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि हम लोग बहुत पर्सनल केयर करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इतना बढ़िया पढ़ाने की मैथडोलॉजी, आप सोचिए मतलब किसी बच्चे को एक छत के नीचे इतने एक्सपीरियंस टीचर कहाँ मिलेंगे जैसे कोटा के अंदर है। मतलब ये तो यहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो भामाशाह हैं, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि तो मिल ही नहीं सकता ना बच्चों को। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ता है, और जो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ने वाला है तो वो भी पढ़ने लग जाता है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा मेंटली परेशान होता है, अगर उसको समय पे संबल मिल जाए, पेरेंट्स के साथ उसका प्रॉपर कनेक्शन हो जाए, आसपास का हॉस्टल वाले से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ये सब मैं तो ये जानता हूँ, इतने साल हो गए मुझे कोटा में, 2007 शायद 2023 चल रहा है, सब मिथक है।
सब मिथक है। हम लोग उस बच्चे की बात करते हैं जो फेलियर हुआ, जरा उसकी भी बात करें जो सक्सेसफुल हुआ। जो बच्चा सक्सेसफुल है वो किसको मिला? वो तो किसी को भी नहीं मिला। उसने तो डॉक्टरी क्लियर की, एमबीबीएस क्लियर किया, एमबीबीएस में चला गया, आईआईटीज क्लियर करी, आईआईटीज चला गया। यार उसके भी तो एक्सपीरियंस सुनो कि वो कहां से किस स्तर पे पहुंच गया। हमारी क्या सोच है? हमारी सोच ये कि एक छोटी सी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसी के आसपास गाना गाने लग जाते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप ढंग से रिसर्च करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि अगर ऐसा सिस्टम हमें मिला होता तो आज हम लाइफ में पता नहीं कहाँ होते। राइट सर, मैं जानना चाहूँगा और मोशन के सिस्टम के बारे में आपसे कि आप जब जुड़े, आज आप नीट डिवीज़न पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या आपने अलग सिस्टम वहाँ पे बनाया? क्या आपने कुछ अलग किया वहाँ पे नीट डिवीज़न में? देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, नीट मतलब मेडिकल, मेडिकल मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर मतलब टाइम का डिले नहीं हो सकता। मतलब उसको सर्जरी करनी है तो उसके पास वो सर्जरी को नहीं टाल सकता। एक इंजीनियर हो सकता है एक बिल्डिंग को बनाने में टाइम ले सकता है, उसको लग सकता है कि यार आज नहीं तो कल बना देंगे, लेकिन एक डॉक्टर कभी भी सर्जरी को डिले नहीं कर सकता। मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात से? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे को टाइम की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं नीट डिवीजन में। हम उसके बताते हैं कि तुम्हारे लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर का पैटर्न ऐसा क्यों है, तुम्हारे पेपर के पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई के मुकाबले ज्यादा क्यों आते हैं, तुम्हारे पेपर पैटर्न में समय कम क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें डिसीजन फास्ट लेना होगा। अगर तुम डिसीजन फास्ट नहीं ले पाओगे तो इसका मतलब तुम उस एग्जाम को क्लियर करने के लायक नहीं हो, साथ ही साथ डॉक्टर बनने में भी तुम्हें दिक्कत आएगी क्योंकि तुम वहां डिले नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि हमें टाइम रहते डिसीजन को प्रॉपर लेना होगा। सो वी इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद इट। मतलब हम पुराने ढर्रे पे नहीं पढ़ाते हैं, हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चे को टाइम फ्रेम में चीजें कराते हैं ताकि उसकी रेगुलर प्रैक्टिस टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो। अगर उसकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी तो वो 100% नीट में सिलेक्ट होगा। पता है होता क्या है नीट वाले बच्चे के लिए? नीट वाला बच्चा एक ही बात कहता है, सर जब मैं पेपर देता हूं तो मेरे से नहीं होता, मैं घर आता हूं तो मेरा पूरा पेपर हो जाता है। अरे भाई, पेपर में पेपर देने में किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि जब वो घर पे होमवर्क कर रहा है तो उसे टाइम फ्रेम में नहीं कर रहा। अगर तो घर पे टाइम फ्रेम में क्वेश्चन करेगा तो वहां भी तो टाइम फ्रेम में काम करना होगा ना। तो हम क्या कहते हैं बच्चों को, मैं बोलते हैं भैया टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर को विद इन द टाइम ही करना है। मैं तो खास तौर से पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बोलता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ, देख पोमोडोरो टेक्निक होती है जिसमें हमें क्या करना होता है, 4 स्लॉट में पढ़ना होता है, 25 मिनट्स के 4 स्लॉट, 5 मिनट का ब्रेक, और विद इन द टाइम फ्रेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करके पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, टाइमर लगा करके बच्चे से क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि उसको विद इन द फ्रेम टाइम फ्रेम में क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाए। ये हम लोग ज्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जितना टेक्नोलॉजी का आप हेल्प लोगे उतना चीजें ज्यादा बढ़िया होंगी। दूसरा, हमारे जो टीचर्स हैं वो इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स बच्चों के लिए लेकर के आते हैं कि उन टेक्निक्स से बच्चे को लर्निंग हैबिट्स उसकी बढ़िया हो जाती हैं और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर पाता है। राइट सर। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जो आप बात बता रहे थे कि बच्चे जब बाद में घर जाते तो उनसे होता नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि एक बच्चे को जब वो कोटा आ रहा है उसको क्या एक्सपेक्टेशन टीचर से रखनी चाहिए, वो किन किन चीज़ों के लिए टीचर के पास जाए, कैसा अपने पढ़ाई को उस हिसाब से बनाए और किन किन दिक्कतों को वो टीचर के पास लेके जाए? मतलब कमाल का सवाल पूछा है आपने ये। मेरा ये मानना है कि पहली चीज़ तो स्टूडेंट को टीचर पे फेथ रखना चाहिए। टीचर पे नहीं, सिस्टम पे फेथ रखना चाहिए। सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सिस्टम में जब टीचर्स का सिलेक्शन करके बच्चों के पास भेजते हैं तो वो बहुत ही निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर दें। अब बच्चे का फेथ इंपॉर्टेंट होता है। फेथ के साथ साथ बच्चे को खुद की मेहनत भी करनी होती है। देखो, दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अब केवल अमल करना बाकी है। सब जानते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कितने लोग जाते हैं। तो हमें पता है हम पढ़ने के लिए आए हैं। अब हम मान लो पढ़ेंगे नहीं और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मुंह मारो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, रोज का काम पूरा नहीं करेंगे, अपना बैकलॉग इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या हम सिलेक्शन से दूर नहीं हो जाएंगे? तो मेरा मानना यह है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो मैंने टॉपर की एक कैरेक्टरिस्टिक देखी, कभी लक्षण देखा है, मेरा ये मानना है कि शांतिपूर्वक अपने टीचर की बात सुनो, रोज का काम रोज पूरा करो।
बच्चे मुझसे पूछते हैं सर टाइम टेबल कैसे बनाऊं? अरे भाई टाइम टेबल कुछ नहीं होता, रोज का काम रोज करना ही टाइम टेबल होता है। आप जल्दी फ्री हो जाओगे, बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रोज का काम रोज करें। जितने बच्चे रोज का काम रोज करते हैं, अपने सिस्टम पे विश्वास रखते हैं, अपने सिस्टम का ही मॉड्यूल करके बार बार उसको रिपीट करते हैं, वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका कोई ऐसा कोई हार्ड कोई नियम नहीं है कि यार ये मिलेगा तो मैं ये कर पाऊंगा, कुछ नहीं ऐसा होता। सर मेरा भी यही मानना है कि जब कोचिंग के लिए आ रहे हो आप उतने दूर से कोटा, तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम पे फेथ रखना ही रखना है और उन टीचर पे भी रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंसड है। अच्छा एक बात बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब हम उसका रिजल्ट खराब करेंगे क्यों? हाँ यार हमें तो रिजल्ट देना है ना, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे का रिजल्ट आए, मतलब हम ऐसा कर क्यों सकते? और हमें तो उस पर ध्यान हटा भी नहीं सकते। हमारे यहाँ आपको बताऊं, जो टॉपर्स बैच होता है, आप सोचिए मेरे इतने बड़े बड़े टीचर्स, इतने हैवी अमाउंट के टीचर्स, मतलब हम लोग सिलेक्टेड बच्चों के साथ बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब हमारे जे स्टार बैच में तो आप सोच के देखिए कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस पर हम ही खर्चा करते हैं और उनको इतना सारा स्टडी मटेरियल और इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इसका मतलब तो बात तो सारी बच्चे की पढ़ने की है, उसकी खुद की झील की है। तो ऐसा कुछ नहीं होता सिस्टम खराब है, जो सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इसका मतलब कोई दम होगा तभी कोटा में वो सर्वाइव करे, वरना वो सर्वाइव क्यों करते हैं? या सर्वाइवल ही नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जो मिल रहे हैं उन्हें वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम पे तो सबसे पहले फेथ वो टीचर पे होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि मैंने भी फेस किया है कि हम क्या होता है कि हम वो मोटी मोटी किताबें, हम ये सोचते हैं कि अरे वो पतली पतली क्या करेंगे मॉड्यूल्स, कोचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है सर। वो कोचिंग की जो मॉड्यूल्स होती है पतली पतली सी होती हैं और मोटे मोटे अदर्स मार्केट में किताब होते हैं, इनमें क्या कंपैरिजन है सर? क्या है इसमें कोचिंग वाले मॉड्यूल में क्या अलग है, या क्या आप ऐसा दे रहे जो वो करने से बच्चा सेलेक्ट हो जाए? मेजर ध्यानचंद की एक बड़ी प्यारी कोटेशन है। हाँ। मेजर ध्यानचंद ये कहते हैं कि पहले खेल के नियमों को समझो और फिर बेहतर खेलने का प्रयास करो। जब तक हम खेल के नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक कैसे खेल पाएंगे हम लोग? मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है आप उसको बार बार करिए, उसी से तो रिजल्ट आएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वो तो होता नहीं, एक नई किताब और उठा लाते हैं, पता लगा सर बात करने की नहीं है, जानता हूं इस बात को। हमें किताब लाने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक नहीं होता। अगर हम जो मॉड्यूल हमें दिया गया है, अगर हम उस मॉड्यूल की प्रैक्टिस करते रहें तो आप विश्वास कीजिए उससे बाहर पेपर नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत रिसर्च मटेरियल है। मैं बच्चों को समझाता हूं और जिन बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। और आप सोचिए, मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने बहुत सारे आईटीएस और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पहुंचाया है। ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं जिसमें मेरे स्टूडेंट ना हो, ऐसी कोई आईआईटीज नहीं जिसमें मेरे स्टूडेंट ना हो। मुझे ईश्वर की कृपा से मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं अपने को उस बारे में। लेकिन मैंने उन बच्चों की एक ही विलक्षण देखा कि जो आपको पहले रोज का काम दिया गया है, अपने को रोज का काम रोज पूरा करना है। आपको अगर कोई बाहर का स्टडी मटेरियल भी करना है तो आप उसके लिए पहले अपने काम को तो पूरा करें। क्रिकेट के खेल में आप एक बात बताइए, अरे भाई कोई शॉट मारना है तो वो शॉट तो फिक्स है, उसी तरह से लगेगा। या अगर आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है तो आपको 100 मीटर ही तो दौड़ना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को कम टाइम में करना। लोग ये भूल जाते हैं, उन्हें लगता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नहीं, उन्हें ये समझाना है कि इसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाएगा। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे मेथड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर कोई बंदा उसका आंसर 5 मिनट में निकालता है तो मेरा स्टूडेंट उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर देता है। ओनली 5 सेकंड्स। अब आप बताइए, अगर यू आर रिच इन टाइम, आपके पास पूरा टाइम है, तो कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ज्यादा सवाल करने से, भारी सवाल करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये लोगों का भ्रम है। कम समय में सवाल करने से सिलेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस कौन जीतेगा? अरे 100 मीटर दौड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए 100 मीटर दौड़ेगा तो वही जो कम टाइम में उसको निकालेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं जो समझता हूं उसी मॉड्यूल की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को करने में मुझे पहले 5 मिनट लगे थे, अब मैं उस क्वेश्चन को 3 मिनट में करूंगा, अगली बार मैं उस क्वेश्चन को 2 मिनट में करूंगा, अगली बार मैं उस क्वेश्चन को 1 मिनट में करूंगा, ताकि जो 2 बच्चे उस सवाल को कर रहे होंगे, जिनके बीच कॉम्पिटिशन है, उनमें से वो वाला बच्चा जीतेगा जो उसको कम टाइम में करेगा। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है ना कि कई बार जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोटा में जो रह रहे हैं बच्चे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जेईई नीट का जो एग्ज़ाम है न्यूमेरिकल बेस्ड है,
तो जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर हम अपना बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है तो वो आज भी होगा तो एग्जाम के दिन भी होगा। तो इसके बीच में एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाना सॉल्यूशन से क्या है सर एग्जैक्ट सोल्यूशन? बेसिकली इसमें मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए ना तो फिर न्यूमेरिकल्स जो आपके अटकते हैं वो तो केवल कैलकुलेशन के तरीके से ही अटकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए अगर आपने बढ़िया से थ्योरी को पढ़ा है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मतलब कमाल की बात है कि सवाल अटक ही नहीं सकता। तो फिर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज बेसिकली व्हाट इट इज एन एक्सरसाइज। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान और रस्सी आवत जाए सिल पर पड़त निशान। आप सोचो रस्सी में इतनी ताकत आ गई कि उसने सिल पे निशान बना दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लेकिन केवल कंसेप्ट पढ़ के नीट का एग्जाम क्लियर हो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही 100 मीटर की रेस है, कोई नया नहीं है, लेकिन आप जितने उसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना आप टाइम को रिड्यूस करेंगे एंड दैट टाइम इज रिड्यूस बेसिकली ड्यू टू द प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो मैं कैसे समझता हूं कि फटाफट से हमें कंसेप्चुअल स्टडी करनी चाहिए, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसकी बारीकियों को समझना चाहिए, उसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं पढ़ते समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें अजम्पशंस का ध्यान ही नहीं रहता। अगर हम उन अजम्पशंस को समझ गए और हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और हमें लगा कि यार मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सवाल को कर सकता हूं, फिर आपको खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी को और डेप्थ देती है और साथ ही साथ आपके कैलकुलेशंस को इंप्रूव करती है, जिससे आप उन बच्चों के साथ जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं उनके साथ सिलेक्शन में शामिल हो जाते हैं। राइट सर, जो कि सर आप मतलब कि इतने साल का आपका एक्सपीरियंस्ड है पढ़ाने का बच्चों को, ईश्वर की कृपा और है, बिल्कुल है, मानना पड़ेगा, एक्सपीरियंस मैटर करता है। हजारों बच्चों का आपने सिलेक्शन भी करवाया है, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे एक ये भी रहेगा कि जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है नीट का, तो जो बच्चा टेस्ट में अभी ऐसे जो टेस्ट वगैरह होती हैं या जो भी वो मॉक टेस्ट वगैरह देता है उसमें अगर उसका 300 आ रहा है तो कैसे वो उम्मीद रखे कि वो अच्छा करे, 500 तक पहुंच जाए या सिलेक्ट हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? कमाल का सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दे दूंगा। आप मोशन के नीट के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, वहाँ लिखा होगा 260 से लेकर के नीट का सफ़र, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअल में इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिकल समझना होगा इस बात को, केवल कहने से नहीं यार मैं तेरा करा दूंगा, ऐसे नहीं होता। हमें इस बात को लॉजिकली समझना होगा। मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे जिस बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं वो होप कैसे रखे। तो इसको समझने के लिए पहले में ये समझना होगा कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। नो डिफीट इज फाइनल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मतलब कहने का यह है कि आपको आखिरी मोमेंट तक बने रहना है अपने सिस्टम के साथ, जिस सिस्टम में आप हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं होता क्या है, जब बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं तो उसकी मानसिकता समझिए और उसकी स्थिति समझिए। जब वो बच्चा अपने घर से आया तो यार उसके तो पहले ही कंसेप्ट खराब थे, तो पहले तो उसने अपने कंसेप्ट ठीक किए। जब हम लोगों से पढ़ता है तो उसका मुंह खुला रहता है, सोचता है अच्छा ऐसी भी होती है क्या चीजें, ऐसे पढ़ लेते तो मैं कर ही लेता। तो पहली चीज तो उसको उस कंसेप्ट को जो उसने खराब कंसेप्ट पढ़ा था उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है, इसलिए उसके नंबर गिर जाते हैं। दूसरा, उसको पेपर अटेम्प्ट करने का सलीका नहीं आता। घर आके तो पेपर हो जाता है लेकिन वो उतने टाइम में पेपर नहीं कर पाता। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि एक बच्चे को धैर्य रखना चाहिए। जब वो पहली बार कोचिंग में कोर्स कर रहा होता है तो मैं आपको बताऊं उसकी रेगुलर 4 क्लास का करिकुलम है जो हमारे यहाँ चलता है, उसकी पर डे 4 क्लास होती हैं। अगर आप सोचिए 4 क्लास और 1.5 घंटे की जो एक क्लास है तो क्या 6 आवर्स उसके क्लासरूम में चले गए। जो उसकी लर्निंग नई है या पुरानी, नई, जो उसके लिए नई लर्निंग है, तो आप सोचो उसके 6 घंटे तो जा रहे हैं कहाँ, क्लासरूम के अंदर। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि व्हेन योर कोर्सेज हैज बीन कंप्लीटेड, जिस समय आपके कोर्स कंप्लीट होंगे उस समय क्या आपके 6 घंटे जो आप अभी खर्च कर रहे हो सीखने में, क्या उस समय आप उसमें वो समय लगाएंगे?
नहीं लगाएंगे। इसका मतलब आपको जैसे आपको कोर्स पूरा होगा 3 महीने या 2 महीने पहले आपको 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। लॉजिकली समझिए, अगर आपको 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो 6 घंटे आपके कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस आपकी सेल्फ स्टडी करेंगे। और जब वो आपकी सेल्फ स्टडी में जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका जो कांटा है खटाक से 550 या 500 पे पहुंच जाएगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये महसूस कौन करेगा? वही ना जो आखिरी दिन तक कोर्स पूरा करेगा, या वो जो बीच में छोड़ करके किसी प्लेटफॉर्म पे स्विच हो गया है, या जिसने अपने सिस्टम पे विश्वास ही नहीं रखा, या जिसने कहीं इधर उधर स्विच कर लिया, वो नहीं कर सकता। तो जो बच्चे सिस्टम के अंदर, हम बच्चों को यही कहते हैं कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश बरसात, भैया क्लास में आना है, अपने को हर हाल में आना है, और तब तक आना है जब तक आपकी आखिरी क्लास नहीं होती। हम तो बच्चों को ये तक कहते हैं कि जो लास्ट मोटिवेशन क्लास होती है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बाद, उस तक आपको आना है, लास्ट डे तक, क्योंकि मैं पता है उसका इंपैक्ट आएगा। तो सेकंड, तो आप सोचा आपने 200 नंबर के स्विच कर लिया, जैसे आपका 200 नंबर का स्विच किया, बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली सर 100% उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेफिनेटली। एक बच्चे को होप हो गई ना यार 500 नंबर के, उसको दिखने लगा यार मैं तो जा सकता हूं। और फिर मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि जब आप टेस्ट पेपर देने लगते हैं तो टेस्ट पेपर अभी तो आप दे रहे हैं 21 डेज के अंतराल पे, 21 दिन के अंतराल पे टेस्ट पेपर। फिर आप जब अपनी टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें आप हर 3 दिन में एक टेस्ट देते हैं। आप सोचिए, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे क्रिकेट के पहले 200 ओवर में रन और बाद के 200 ओवर में रन, दोनों रनों में बड़ा फर्क होता है। बाद के 200 ओवर में तो पता लगा 200 ही ठोक दिए टीम ने। तो ये उस तरह की चीजें हैं, लेकिन उसके लिए सर गेम में बने रहना तो जरूरी है। अगर विकेट ही हाथ में नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? राइट। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो उस लास्ट के 1.5 महीने के अंदर, जिसमें आप पहले पार्ट टेस्ट देते हो, फिर आप फुल टेस्ट देते हो, एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करते हो, अपनी गलतियों का बार बार विश्लेषण करते हो, तो आप खटाक से 100 नंबर और बढ़ा लेते हो और आप पहुंच जाते हो 620 की रेंज में। और जब आप 600 से 620 की रेंज में पहुंच जाते हो तो कोई माइका लाल नहीं जो आपको पीछे हटा सके। फिर आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्ट कराता है। राइट सर। तो मैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जगह भी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, इसलिए लास्ट मोमेंट तक बने रहिए। कॉन्फिडेंस की बात है सर। सर बिल्कुल। एक सवाल सर ये भी आता है कि जो बच्चे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो क्या होता है कि कोई और जैसे कि यूट्यूब से पढ़ने लग गए या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ भी व्हाटएवर जो आप स्विच बोल रहे थे कि स्विच करते हैं बच्चे, उससे से रिलेटेड मेरा सवाल है कि तो फिर क्या होता है कि वो कोचिंग क्लासेस मिस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मिस करते हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं ऑनलाइन में तो पहले तो मज़ा आता है, बाद में कई बार बच्चों को होता है कि भाई फील नहीं आ रही वैसी। और फिर उसमें क्या होता है कि अब वो ये पाते हैं, अच्छा हालांकि ऐसा पहले भी होता था कि उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब नहीं थी तो वो मोटी मोटी किताबें लाके लोग उस पर लग जाते थे कि भाई इससे करेंगे, हम खुद से करेंगे, बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। इस चक्कर में कोचिंग की क्लासेस छूटती है तो इधर भी थोड़ी बैकलॉग हो जाती है, क्लासेस मिस हो गई, कनेक्टिविटी टूट गई, और बाद में ऐसा लगता है कि यार ना हम इधर उतना समझ पा रहे हैं और उधर चीज़ें मिस हो गई, तो और ज़्यादा उनके अंदर एंजाइटी, डर और फियर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर बच्चों? यार सर मुझे लगता है कि तुम्हें भी तुम टीचर तो नहीं हो गए तुम तेरे बच्चों की साइकोलॉजी को प्रॉपर रीड करते हो। पता है ये बहुत बड़ा इश्यू है। मैं जितने बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ ना, उनको सबसे बड़ा मेजर इश्यू यही होता है। अच्छा मैं देखते समझ जाता हूँ कि भाई तूने स्विच तो नहीं किया, कह रहा हाँ सर। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमें पूरा प्रोसेस समझना होगा। पहले हमारा कोर्स कंप्लीशन है, कोर्स कंप्लीशन के बाद हमारा रिवीजन है, रिवीजन के बाद फिर हमारा रेगुलर टेस्ट सीरीज है। ये पूरा प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी जरा सा भी तकलीफ आई तो हमने क्या किया, कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, उससे भी अफेक्ट हो गए और हमने क्या किया, अपने आप को स्विच कर लिया। एक्चुअल में जितने ऑनलाइन कोर्सेज है ना, वो मुझे लगता है शायद उन बच्चों के लिए बने हैं जिनके पेरेंट्स या तो बहुत जागरूक हैं, जिनके पेरेंट्स का काम केवल डंडा लेकर के बच्चों को बैठाना है, रोज उसकी क्लास का मैपिंग कराना है कि तू पढ़। क्योंकि देखो मैं ऑनलाइन के टीचर्स की बुराई नहीं करूंगा यार, ऑनलाइन टीचिंग में कमाल है, मतलब एक से एक धुरंधर है, बहुत मेहनत करते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात यह कि क्या हमारा बच्चा सिंसियरिटी दिखा रहा है कि नहीं। अगर वो सिंसियरिटी दिखा रहा होता तो सारा ऑनलाइन ही चल रहा होता। कितना अच्छा है, मेरा मन किया जब मैं बैठ के पढ़ लूँ, मैं बेड पे बैठ के पढ़ लूँ, सो के पढ़ लूँ, उठ के पढ़ लूँ, जब मैं मेरा कोई भी फ्री टाइम है तो मैं उसमें पढ़ लूँ, लेकिन उसमें रेगुलरिटी नहीं होती।
2-4 दिन आपने किसी की क्लास अटेंड की ऑनलाइन, वो आपको अच्छा लगा, लेकिन पता लगा फिर आप उसमें इतना इंडल्ज हो गए, 2-4 दिन के लिए आपने रेगुलर सिस्टम छोड़ दिया। जैसे आपने रेगुलर सिस्टम छोड़ दिया, आप उसके भरोसे हो गए, फिर पता लगा वहाँ पे कुछ नई नई कंडीशंस आ गई, फिर आपने उसको क्या क्या स्विच कर दिया। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे ऑटो के 3 टायर में हवा होती है, एक टायर में हवा कम हुई, एक सब्जेक्ट के लिए आप स्विच हुए, फिर पता लगा वो सब्जेक्ट ही खराब हो गया, आप पे 2 ही रह गए। और इससे क्या होता है, फिर बच्चे का सिस्टम से भी और ऑनलाइन से भी सबसे ट्रस्ट हट जाता है, और फिर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है। तो ऑनलाइन का तो तब उसको करना चाहिए जब वो बहुत सिंसियर हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सर, हम जिम जाते हैं, किसकी बॉडी बनती है? जो रोज़ जाता है। जिम वाले खूब नाटक करते हैं, खूब उनमें जो है म्यूज़िक चलाते हैं, खूब अच्छा एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का पर्पज़ क्या है? ऑफलाइन सिस्टम हमेशा बच्चों को एक कनेक्टिविटी देता है, उस कनेक्टिविटी की वजह से हम आखिरी दिन तक अपने सफ़र तक पहुंचते हैं, और जो आखिरी दिन तक बना रहता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है प्यारे बच्चों ये है कि आप प्लीज़ ऑनलाइन पे स्विच ना करें, क्योंकि ऑनलाइन के लिए 1-2 सब्जेक्ट या 1-2 प्रॉब्लम के लिए तो आप जा सकते हैं, बाकी ना जाएं। और फिर मैं आपको बताता हूँ, इतना नाटक है, पता लगा जिस सवाल को हम ढूंढ रहे हैं वो तो मिला नहीं, कुछ और हमने पढ़ लिया, अल्टीमेटली टाइम खराब हुआ, क्योंकि अनंत मसाला पड़ा है, काम की चीज़ मिलती नहीं है, इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ऐसे समझें यार, दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या हमें डॉक्टर के एडवाइस पे ही तो मेडिसिन लेनी चाहिए? फिर डॉक्टर का क्या काम है? फिर तो डॉक्टर को हटा दो, बस डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाओ, दवाई ले लो, काम। किस दवाई की कितनी मात्रा आपको देनी है ये तय करता है एक चिकित्सक, और किस टॉपिक को छोड़ना है और किसको पढ़ना है ये तय करता है आपका ऑफलाइन का शिक्षक, ऑनलाइन का नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वाले से तो आपका संपर्क ही नहीं हो पा रहा। इसलिए तो अर्जुन और एकलव्य में जो लड़ाई रही उसमें अर्जुन ने बाजी मारी, क्योंकि अर्जुन क्या था, निरंतर अध्यापक के गाइडेंस में चलता रहता था। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है। राइट सर। सर, अब मेरा सवाल आपसे एक, मतलब कि मैं एक जानना चाहूँगा, ऐसी कोई स्टोरी जो कि इतने साल आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में, कोचिंग में, टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या जो लगे कि यार ये सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसने ना बहुत फोड़ा हो, बहुत अच्छा मतलब स्कोर करा हो, कोई ऐसे बच्चे की स्टोरी सर जब बताना चाहो? वैसे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक बच्चा था नितिन खसेड़ू करके, खासदेव, हम उसे खसेड़ू बुलाते थे। तो नितिन खासदेव एक बच्चा था, हालांकि वो JNV से पढ़ा हुआ बच्चा था, और उसके नंबर थे 326 के आसपास जब आए। तो वो उसके थोड़ा सा नंबर टेस्टों में कम आते थे, थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था। तो मैंने उसको 1-2 बार अच्छे से समझा, और मैंने उसको यही वाली कहानी बताई कि यार तुम अगर रेगुलर रहे, आखिरी दिन तक बने रहे, तो सारी चीज़ें होंगी। तो जो मैंने उसको बताया उसने ऐसे ही किया, और वो रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 अपने स्कोर को बढ़ा ले गया, और आज वो MP के गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे, सर सिलेक्शन तो बहुत आसान है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप हमारे कहे अनुसार चलिए, तो अगर हम सिस्टम को फॉलो करें, खास तौर से मैं अपने सिस्टम की बात करूं, अगर जहाँ पे हम बार बार बोलते हैं मोशन है तो भरोसा है, जहाँ पे बच्चे की बहुत केयर करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, हर टीचर डेडिकेटेडली पढ़ाता है, और चूंकि हम तो ऊपर से लेकर के, यही हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हम सब लोग एक ही बात पे फोकस करते हैं, नहीं, क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चा उसको फॉलो कर ले, सर ये सिलेक्शन तो मैं सच बताऊँ, जब आप कोटा में आ गए ना, खासतौर से मोशन में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिलेक्ट ना हो। आज के समय में सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की कितनी इंपॉर्टेंस? यार अगर ऑफलाइन की इंपॉर्टेंस ना होती तो ऑनलाइन खा गया होता ऑफलाइन को कोविड के दौरान। लेकिन आप सोचो, कोटा में बाढ़ आ गई, सीधी बात। तो बाढ़ आने का मतलब क्या है? बाढ़ आने का मतलब ये है कि यार ऑनलाइन हो सकता है कुछ है, लेकिन ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, माहौल किसी को सिलेक्ट कराता है। किसी को किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए हमें हमेशा एनवायरमेंटल कंडीशंस का ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कैसे कहाँ हो सकता है कि एक छत के नीचे इतने सारे एक्सपर्ट, एक छत के नीचे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे, ऐसा माहौल कहाँ? कभी नालंदा में सुना था इस तरह का था। अब आप सोचिए, आप कोटा क्यों शिक्षा की काशी बना? इसलिए तो बना क्योंकि यहाँ जब बच्चा माइग्रेट करके आता है तो उसको बच्चे का तो अच्छा बच्चा तो मिलता ही है यहाँ पे, लेकिन आप सोचिए एक छत के नीचे एक एक एक्सपीरियंस टीचर मिलता है, जिस टीचर का एक्सपीरियंस 20 साल 19 साल 15 साल है। और केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर क्या होता है, एक फिजिक्स टीचर अच्छा मिल गया, केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन खराब हो गया। हमारे यहाँ क्या है,
हमारे यहाँ हम तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखते हैं। वही ऑटो के तीनों टायर में हवा की बात है, एक भी टायर में हवा कम हो गई तो ऑटो नहीं चलेगा। तो सिलेक्शन तभी होगा जब एक छत के नीचे सारे टीचर ढंग से काम करेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन में सबका समावेश एक छत के नीचे, और मैं आपको मोशन कोटा की खास बात बताता हूँ नीट डिवीज़न में, मतलब अगर आप सब एक्सपीरियंस को मिला लेंगे, मतलब मेरे जैसे जो मैं 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, मेरे जैसे जैसे 5-10 धुरंधर हैं, तो आप सोचो ऐसा कहाँ मिल सकता है। और मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन में यंग कमर्स होते हैं, चार्मिंग होते हैं, अच्छा लगता है, बट एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। सर जो कि अभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे और यहाँ से रिलेटेड एक सवाल आता है कि क्या होता है कि कई बार जो बच्चे आते हैं जो अर्ली बैचेस में आ जाते हैं, उनके लिए तो क्या होता है कि कोर्सेज वगैरह पहले ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके पास आखिरी में समय होता है रिवीजन वगैरह के लिए या टेस्ट वगैरह देने के लिए। लेकिन लास्ट की जो बैचेस में आते हैं, कहीं ना कहीं एक उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ज़्यादा स्पीड में ना पढ़ा रहे हो या टाइम से चीज़ें ख़त्म ना हो या प्रेशर ना बिल्ड हो जाए। ऐसे में आप अभी के समय में जो कि अब सेशन नया आएगा, एग्ज़ाम देंगे बच्चे, तो बच्चों को अर्ली बैचेस में एडमिशन लेना चाहिए या बाद में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? क्या लगता है आपको? यार एक तो बात मुझे समझ में आ गई, तुम बच्चों के नब्ज पकड़ते हो। वही सवाल आप पूछते हो जो कमाल का होता है, कॉमन होता है। एग्जैक्टली अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट तो है, प्रिविलेज मिलेगी, बच्चों को टाइम मिलेगा, रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक्चुअल में हम कभी भी लेट वो बैच अनाउंस ही नहीं करते जिनको हम प्लान नहीं करते। यानी कि अगर हमने कोई लेट बैच स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ये समझिए कि हमारी उसकी प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट है। यानी कि आप जब तक हमने वो प्लान नहीं किया होगा तो हम वो बैच अनाउंस नहीं करेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी पीछे वाले बैच में भी एडमिशन लिया है तो ये तो लेकिन तय करना पड़ेगा कि गाड़ी तेज स्पीड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गाड़ी की रफ्तार तो तेज रहेगी क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो एक ही दिन पहुंचना है भाई, सबका नीट का पेपर एक दिन होगा। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ सकती हैं। आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इर्रिलेवेंट हैं या जो कम इंपॉर्टेंट हैं उन्हें तो हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अगर कोई लेट बैच आपके साथ प्रॉमिस किया है तो हम उसके अंदर कोर्स कर्टेल करेंगे या हम उसमें उतना अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमने अनाउंस किया तो हमने प्लान करके ही अनाउंस किया है। आप तो मेंटली तैयार रहे, आप तो ये सोचिए कि एक बस अभी और जा रही थी, आखिरी बस है, बस इसमें बैठ के जल्दी से चल लो। कि ऐसा तो नहीं होता लास्ट की बैचेस में कि टीचर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। देखिए, टीचर का एक पर्टिकुलर बेसिस है। मैंने आपसे क्या कहा, या तो आप उसको ब्रोशर को देखेंगे जिस पे कोर्स लिखा है, या तो उसमें टॉपिक कम होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोर्स रिड्यूस करते हैं। जो टॉपिक हमें लगता है यार आखिरी टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। भाई ऐसे ही होता है ना, इस तरह का कुछ रखते हैं। बाकी वैसे ऐसा कुछ नहीं होता ना, हम उसमें तेज पढ़ाते हैं, हम नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा बढ़ाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले जो बच्चा है उनकी 4 क्लास हुई, जो बच्चा बाद में उसकी कितनी हुई, 5, लेकिन भाई कोर्स तो उतना ही है ना। तो नंबर ऑफ क्लासेस, अपन तो लॉजिक की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा करके या थोड़ा सा कोर्स को रिडक्शन करके हम उस चीज को करते हैं। लेकिन ये तो मतलब बेमानी होगा ना कहना कि यार तू तो आजा, मैं तेरा उतना ही कोर्स उतने कम टाइम में करा दूंगा। मुझे तो आप साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। तो ये हम इस बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए जब भी हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो कोर्स डिज़ाइन करते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे हमारा सारांश कोर्स है, जैसे हमारा अभ्यास कोर्स है, अभी सारांश आएगा। अच्छा, उनकी फ़ीस भी रिलेटिवली कम होती है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि पता लगा 3 महीने का कोर्स है तो उसकी फ़ीस भी उतनी रखेंगे, नहीं, उसकी फ़ीस भी उतनी ही कम होती है। इसलिए अलग अलग ड्यूरेशन पर बैचेज आते हैं। ईयर लॉन्ग बैचेस अलग होते हैं, 5 मंथ्स कोर्सेज अलग होते हैं, 3 मंथ कोर्सेज अलग होते हैं, 1 मंथ कोर्सेज अलग होते हैं। तो ये जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, जो पेरेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, वो आराम से इस बात को पता करके, देख के, भाल के इस काम को कर सकते हैं। अभी सर आपने एक अमृत कोर्स लॉन्च किया था सर, ये अमृत कोर्स में आपने इतना एक 999 का और 1499 दो आपने रखा, तो ये इतने कम प्राइस में आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों को उसमें? सर प्राइस कम मत कहिए, तो मार्केट की वजह से बच्चों को कम मिल रहा है। मतलब ये तो एक
नाम का ही अमृत है। ये तो हमारे एनवी सर का एक ड्रीम है कि यार हर घर मोशन हो। कम तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो बच्चा सिंसियर है, जिसकी फैमिली कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन उसके मन में ये सपना है कि मुझे पूरा करना और मैं घर पर रह के कर सकता हूँ, उसके ड्रीम पूरा करने के लिए ये किसी भी उम्मीद और यकीन से कई गुना बेहतर कोर्स है। क्योंकि इसमें हमारे सारा जो कंटेंट जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो सारा उसी फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है। मॉड्यूल्स, एवरीथिंग। सर मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो हमारा ड्रीम है कि हम चाहते हैं हमारी एजुकेशन हर घर तक पहुँचे। ये एक सपना है। ये उस तरह का एक कोर्स है। तो इसलिए तो कोर्स की तो बात ही ना करें तो आप मान के चलें कि हम सेवा कर रहे हैं। हमें लगा कि यार मोशन को घर घर तक होना चाहिए, हर आदमी के अप्रोच तक होना चाहिए। तो ये बेसिकली उस तरह का एक कोर्स है। तो इसमें शायद आप टेस्ट सीरीज वगैरह और वो सब बिल्कुल इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो क्या है, बच्चों को हम वीडियो लेक्चर्स देंगे जो क्लासरूम वाले ही होते हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते। हमारे यहाँ जो क्लासरूम का कंटेंट होता है उसी को हम सारा का सारा बच्चों को देते हैं। उसके साथ सपोर्टिव DPPs हैं, सारी की सारी हर लेक्चर के बाद की प्रॉपर DPP प्लान है। और तो कहीं आउटडेटेड तो नहीं दे रहे आप लेक्चर? अपडेटेड। ठीक है। और जो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लो अगर थोड़ा सा आउटडेटेड की बात होती है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे अगर हमें लगेगा कि आज हमारा एक नया लेक्चर रेडी हुआ तो उसका हाथ के हाथ क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो उसमें बैकएंड पे बहुत बढ़िया काम चलता रहता है। वो तो जैसे आप जानो यार एप्पल का आज मोबाइल ले लिया तो भाई उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये नहीं कि हमने 999 दे दिया और उसके बाद हाथ जोड़ लिए, और उसके बाद भी बड़ा कमाल का सपोर्ट सिस्टम है। उस सपोर्ट सिस्टम पे भी हम लोग रेगुलर काम करते हैं, बच्चों के फीडबैक्स पे काम करते हैं, जहाँ जहाँ उनको दिक्कत आती है वहाँ उनके साथ जुड़ते हैं। राइट सर। तो एक अफोर्डेबल कोर्स की तरफ, एजुकेशन की तरफ ये आप लोगों का एक सर कदम है। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि हम मास को अपने साथ जोड़ सकें। यही हमने किया, यही हमारा ड्रीम है। राइट सर। तो सर और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा पेरेंट्स से रिलेटेड कि पेरेंट्स बच्चों को जब कोटा भेजते हैं तो मतलब कि क्या उनकी उम्मीदें रहनी चाहिए बच्चों से? क्या उन्हें यही मानना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा सिलेक्ट होके आएगा ही आएगा, या नहीं तो इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बन जाता है कि भाई पेरेंट्स ने हमारे इतने खर्चे करके भेजे हैं। तो एक पेरेंट्स के लिए गाइडेंस, कई बार हम बच्चों के लिए तो गाइडेंस लाते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कि आप इतने सीनियर टीचर हैं, तो पेरेंट्स को भी ज़रा गाइड करें सर। मतलब मेरा ये मानना है पेरेंट्स के लिए ना तो ज़्यादा बच्चों के पीछे पड़ना चाहिए और ना ही बच्चों को ज़्यादा छूट देनी चाहिए। एडमिशन करा देना किसी कोचिंग में बच्चों को सिलेक्ट नहीं कराता है। आपके रेगुलर फॉलोअप्स, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए मैं उन सब पेरेंट्स को अच्छे से जानता हूँ। आपको एक जागरूक पेरेंट्स बनना होगा जिसमें आपको बच्चे की हर्डल हटानी होगी। ये नहीं कि फ़ोन पे आपने हेलो का और हेलो करने से पूछा बेटे कितने नंबर आ रहे हैं, नहीं, पहले आपको उससे बात करनी है। नंबर आना ना आना एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। ऐसा भी नहीं होना कि बस उसके हालचाल ही पूछो, नंबर नहीं पूछ रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, हालचाल पूछने के बाद नंबर की भी बात करें। मेरा ये मानना है कि जागरूक पेरेंट्स को हर 15 दिन में सिस्टम से फॉलोअप लेना चाहिए। बच्चे की मैसेज अगर एब्सेंट का आ रहा है तो सिस्टम से तुरंत संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ हॉस्टल वाले की बातों में आकर के, कोचिंग की बातों में आकर के केवल और केवल अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हर 15 दिन में आपको अपने बच्चे का फॉलोअप लेना चाहिए। 15 दिन मतलब या तो आप किसी को भेजें या आप खुद आएँ। अगर आप दूर हैं तो कोई बात नहीं, किसी को भेजें या आप खुद आएँ, उससे बैठ के उसके तन मन की बात करें, उसको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसके समस्याओं को ले करके इंस्टीट्यूशन को अवगत कराएं। क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सर देखिए, हमने पढ़ा दिया, हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, बच्चे के एब्सेंट का हमने ध्यान रखा, हमने रेगुलर पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करा दी, लेकिन इसके अलावा भी हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमें इनपुट्स नहीं मिलेंगे, फीडबैक्स नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे आपके बच्चे को वहाँ तक लेके जाएंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जागरूक पेरेंट्स बने। इसमें कोई शिकायत नहीं होती। हर बार ये नहीं कि मैं किसी शिकायत के लिए आपसे मिल रहा हूँ, हम कभी कभी किसी चीज़ के अच्छा होने के लिए भी मिल सकते हैं। तो हमें हर 15वें दिन या 1 महीने में कम से कम विजिट करनी चाहिए। सर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि कभी ऐसा होता है कि क्लास में पढ़ा रहे हो
और कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए बताने में, तो इस केस में बच्चे अगर पकड़ लेते हैं तो फिर टीचर आप कैसे हैंडल करते हैं फिर इस सिचुएशन अच्छा, को? मतलब तो आप थोड़ा सा आज खींच रहे हैं मतलब टीचर्स के लिए। हाँ, शुरुआती दिनों में अक्सर थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ। तो मेरा ये मानना है ऐसे में एक टीचर को ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईगो कुछ नहीं होता। देखिए, आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बोले मैं ही सही हूँ, नहीं, एडमिट करें और बच्चों से बोले यार आज नहीं कल बता देंगे। देखिए, अध्यापक के पास एक दिन का समय तो है ना ठीक करने के लिए अपनी मिस्टेक को। तो उसको मेरा मानना यह है कि बीइंग ए टीचर कि हमें एक दिन का समय लेकर के बोलना चाहिए बेटा अगले दिन बता देंगे, और उसको अगले दिन बताना चाहिए, उसको आया गया नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो स्वाभाविक है बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे और बच्चे आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे। और देखिए, मेरा तो मानना है सही तो पढ़ाना चाहिए ही, गलत तो क्यों हो। घर पे इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ कि कोई क्लासरूम में दिक्कत ही ना आए, क्योंकि एक लेक्चर तो बढ़िया तैयार होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है आज आपके इतने साल के करियर में कि एक स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा ब्रिलियंट आ जाए? सर, मैं आपको एक बात कहूँ, मतलब कोटा में मेरा ये मानना है बच्चे तो टीचर से ब्रिलियंट हैं ही। अच्छा। एक्चुअल में अगर बच्चा टीचर से ब्रिलियंट नहीं है तो आप ऐसे समझो कि यार वो कैसे कंपटीशन क्रैक कर रहा है। मतलब नीट क्रैक करना कोई आसान बात थोड़े ही ना है। वो तो यहाँ रह के हमें ऐसा लगता है क्योंकि कोटा में नंबर बहुत ज़्यादा होता है सिलेक्शन का। आप बाहर तो नंबर देखो, कंपेयर तो करो, यहाँ परसेंटेज सिलेक्शन सबसे ज़्यादा क्यों है। आप सोचो हम तो केवल फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बॉटनी, जूलॉजी सब पढ़ रहा है, तो वो तो इंटेलिजेंट है ही। आप तो केवल एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको तो रास्ते के बारे में पता है कि भाई देख आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो यही कहता है ना। लेकिन ऑब्वियस है बच्चा तो अच्छा ही होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो 3 सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा है और आप सोचो, मतलब आप मुझे कहोगे यार फिजिक्स का पेपर आप 1 घंटे में सॉल्व कर दो, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं हाँ अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अपने अनुभव से उसको सब कुछ बता जरूर सकता हूँ, लेकिन जो बच्चा है उसकी इंटेलिजेंस तो उसी की इंटेलिजेंस है। तो मेरा ये मानना है कि वो तो बढ़िया होता ही है और उसके साथ हमें काम करना उसी तरीके से चाहिए, बिना इस भेदभाव के। अपने को तो बस ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। राइट सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में कैसा मौसम चल रहा है और क्या आगे आप लोगों की प्लानिंग है, आप मोशन को लेके किस हाइट पे ले जाना चाहते हैं अब आप? सर, मेरा तो ये मानना है कि हमारा विज़न तो बहुत बड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक ऐसा हाइब्रिड मिक्सचर हम बच्चों को दें जिसमें एक एवरेज स्टूडेंट भी, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो व्यक्ति भी डॉक्टर बनने का सपना देख सके। तो हम तो उस पर काम कर रहे हैं, यही हमारा ध्येय है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो, साथ ही साथ बच्चे को मेमोराइज कराने के लिए जितनी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि अल्टीमेट खेल तो मेमोरी का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर हम लोग जोर डालेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने एक CPS मशीन बनाई जो AI बेस्ड है, जैसे भी NV सर ने कई बार उसका वीडियो भी आपको दिखाया होगा। तो जो हमारी वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी वो कमाल की है, वो बच्चों को ये बताती है कि तेरा ये टॉपिक वीक है। अगर आप सोचो किसी को ये पता लग जाए कि उसका कौन सा टॉपिक वीक है, तो यार उसी पे काम करेगा ना। डॉक्टर भी तो पेट की ही दवाई देता है ना। उसको सिर में दर्द है तो सिर की दवाई देगा, क्योंकि जो बीमारी है उसी की तो दवाई दी जाएगी, पूरी बॉडी की तो दवाई नहीं दी जाती। जबकि हमारे साथ यहाँ पढ़ाते हुए क्या प्रॉब्लम है, हम पढ़ाते हुए हमारे साथ ही प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा जिसको जो वीक है वो भी कर रहा है, जो उसको अच्छे से आता है वो भी पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कराया जाए। तो जो टेक्नोलॉजी वो आपको ये बताती है, डेटा एनालिसिस आपको ये बताता है कि बच्चे का ये टॉपिक वीक जा रहा है। अगर आप उसके इस वीक एरियाज पे काम करेंगे तो मुझे लगता है शायद सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यही अपना ड्रीम है। इसलिए अपडेटेड मटेरियल, क्वेश्चंस के पर्टिकुलर लेवल, मैं आपको बताऊं जैसे अभी NMC का ड्राफ्ट आया जिसमें नया कोर्स प्रपोज हुआ, हमने सारे मॉड्यूल चेंज कर दिए। मतलब कोई बच्चा बोले कि यार मोशन के पिछले साल के मॉड्यूल से पढ़ना है तो भैया तू देख लेना, तुझे अगर उसमें जरा सी भी कोई चीज़ मिल जाए तो बता देना। साथ ही साथ जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की थी AI बेस्ड, जिसमें हम बच्चे की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने उसी डेटा के आधार पर अपनी नई प्रॉब्लम्स बनाई हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम शीट है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आएंगे। तो आपको लगेगा यार बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी से हम जितना कर सकते थे उतना हम इसको कर पा रहे हैं।
तो सिलेक्शन आसान होगा। राइट सर। सर ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे का सेशन हो जाएगा, सवाल ख़त्म नहीं होंगे। पर बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ इतने बातें करके, आपको जान के, और आप क्या सोचते हैं बच्चों के लिए, सिस्टम के लिए, कोटा के लिए, ये मैं भी जाना और काफ़ी लोग भी जानेंगे इसके बारे में। तो आज का सेशन सर आप ख़त्म करें। विशेष रूप से धन्यवाद, और जो मेरे मन के भाव थे वो आपने इस मंच के माध्यम से बाहर आप लाए। मैं भी चाहता था कि कम से कम मेरी क्लासरूम ही नहीं बल्कि जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो इस भाव को समझें और हमारे इस अनुभव से फ़ायदा उठा सकें। राइट सर। तो थैंक्स कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। नहीं सर, अच्छा लगा मुझे भी, हमने कोई परोपकार का काम किया। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्लोट होनी चाहिए, लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट तो है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।